मोतीराम को आभास हो गया था कि डायन के कहर से बचाने के लिए सरपंच कुछ नहीं करने वाले, इसलिए उसने गांव छोड़कर जाने का निश्चय किया था। लेकिन उससे पहले उसे पीपल के पेड़ के पास छिपा कर रखे गए कुछ जेवर और रुपए निकाल कर लाने थे। मोतीराम जब पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो वहां ना जेवर थे और न रुपए। तभी उसे अपने पीछे से एक मीठी सी आवाज़ सुनाई दी। मोतीराम की डर से रूह कांप गई। उसने एक नज़र अपनी कलाई पर डाली तो तांत्रिक नारायण का दिया हुआ धागा भी नहीं था। मोतीराम को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सुरक्षा धागा कहाँ चला गया था? वो बेतहासा अपना धागा ढूंढ रहा था कि अचानक वो धागा उसे गड्ढे में पड़ा हुआ मिला जो उसने खोदा था। मोतीलाल को लगा कि गड्ढा खोदते वक्त वो धागा उसके हाथ से निकलकर वहाँ गिर गया होगा। धागे को देखकर उसकी जान में जान आई और उसने फौरन अपने कांपते हाथों से वो धागा अपनी कलाई पर बांध लिया। मोतीलाल अपना फावड़ा लेकर उठा ही था कि तभी उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी और एक मीठी आवाज़ उसके पीछे से आई। इतना मत डरो मोतीराम, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगी। खौफ से मोतीराम का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया, लेकिन मोतीराम पीछे नहीं मुड़ा और उसमें जितनी भी हिम्मत थी जुटाकर आगे चलने लगा। इस बार आवाज़ कुछ तेज हुई और मोतीराम के कानों के बहुत करीब से आई। उसने आवाज़ को कहते सुना, जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे वो तो लेते जाओ मोतीराम। अचानक मोतीराम डर के मारे वहीं जम गया। उसे आगे कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसे देख उसका कलेजा मुंह को आ गया और उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़कने लगा मानो सीने से बाहर निकल आएगा। सामने लाल साड़ी पहने घूंघट निकाले एक औरत बैठी हुई थी। वो सिर से लेकर पांव तक गहनों से लदी थी और ये वही गहने थे जो मोतीराम ने गड्ढे में छिपा कर रखे थे। जब मोतीराम ने देखा कि वो औरत उठकर उसकी तरफ आ रही है तो वो डर के मारे कांपने लगा। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और उसने जल्दी से अपना धागा बंधा हाथ औरत के आगे कर दिया ताकि उसकी शक्ति औरत को दूर कर सके। लेकिन उस धागे का औरत पे कोई असर नहीं हुआ। वो औरत मोतीराम के काफ़ी करीब आ गई और एक डरावनी हंसी हंसने लगी। उसने मोतीराम से हंसते हुए कहा, ये बेकार के धागे अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी ताकत के आगे ये कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर मोतीराम की जान हलक में अटक गई। उसे लगा कि अब तो मौत निश्चित है। तभी उस औरत ने बड़ी मनमोहक आवाज़ में कहा, यही जेवर खोजने आए थे ना, लो खुद ही निकाल लो मेरे गले से। और ये बोल वो औरत मोतीराम के और करीब आ गई। उस औरत के खूबसूरत जिस्म और मदहोश कर देने वाली आवाज़ ने एक पल के लिए मोतीराम को दूसरी दुनिया में पहुंचा दिया। वो बेताब सा उस औरत को ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। अब उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि उस औरत को पा लेने की चाहत दिख रही थी। तभी उस औरत ने बड़ी ही मीठी आवाज़ में कहा, बस देखते ही रहोगे या? मोतीराम ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और तभी अचानक एक हवा का झोंका आया। झोंका इतना तेज था कि उस औरत का घूंघट एक पल में चेहरे से हट गया। मोतीराम उस औरत के चेहरे के एकदम करीब खड़ा था। जैसे ही घूंघट हटा और उस औरत का चेहरा सामने दिखा, मोतीराम की रूह कांप गई। डर के मारे उसका पूरा शरीर थर थर कांपने लगा। एक खौफनाक चेहरा उसकी आंखों के सामने था जिसे देखकर किसी का भी कलेजा दहल उठे। मोतीराम एक झटके में पीछे हटा और चीखते हुए वहां से भागा, लेकिन अगले ही पल उसके कदम ठहर गए। उसके सामने लाल साड़ी पहने वही औरत पेड़ से लटकी हुई थी। उसका शरीर हवा में उड़ रहा था। ये मंजर देख के मोतीराम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। कहाँ भाग रहे हो? अपने जेवर तो लेते जाओ। ये बोल वो डायन तुरंत ही मोतीराम के सामने आ खड़ी हुई। मोतीराम को अब सीधा अपनी मौत दिखाई दे रही थी। डायन अपनी कर्कश आवाज में खूंखार तरीके से बोली, तुम में से कोई मुझसे बच नहीं सकता। मैं कुछ भूली नहीं हूँ जो तुम लोगों ने 25 साल पहले किया था। मोतीराम हिम्मत दिखाते हुए एक बार फिर वहाँ से भागा, लेकिन अचानक जैसे उसके पैर लड़खड़ा गए और वो ज़मीन पे गिर गया। उसका माथा पसीने से तरबतर हो गया था और उसका दिल बैठा जा रहा था। उसने इधर उधर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। वो हड़बड़ाहट में उठा और अपनी साइकिल की तरफ भागा। उसकी आंखों के सामने बार बार डायन का खौफनाक जला हुआ चेहरा सामने आ रहा था। किसी तरह वो साइकिल तक पहुंचा
और जैसे ही वो साइकिल पे सवार होकर वहाँ से भागने को हुआ, किसी ने उसकी साइकिल पीछे से पकड़ ली। वो पैडल पे बहुत जोर लगा रहा था, लेकिन साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। तभी पीछे से खौफनाक आवाज़ आई, भागने वाले को मैं और बुरी मौत देती हूँ। मोतीराम साइकिल से हड़बड़ाहट में उतरा, लेकिन नीचे गिर गया और साइकिल उसके ऊपर गिर गई। तभी वो डायन उसके ठीक सामने आ खड़ी हुई और अगले ही पल वो किसी खूंखार भेड़िए की तरह उसके सीने पर आ बैठी। उसके नुकीले नाखूनों को देख मोतीराम की जान हलक में अटक गई। वो बचाओ बचाओ बोलना चाह रहा था, लेकिन शब्द उसके मुंह से बाहर ही नहीं आ रहे थे। तुरंत ही डायन के खौफनाक लंबे नुकीले नाखूनों ने मोतीराम की आंखें बाहर निकाल ली। दर्द से उसकी चीख पूरे आसमान में गूंज उठी। अगली सुबह अभिमन्यु और दीनदयाल तलाशी का वारंट लाने टीआई दशरथ के घर के लिए निकल गए, ताकि उनके घर से तलाशी शुरू की जा सके। वहां पहुंचने पर उन्हें सरपंच और बलराम मिले। अभिमन्यु ने सरपंच को देखा तो उन्होंने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ उससे पूछा, आपकी तफ्तीश कैसी चल रही है इंस्पेक्टर साहब? अभिमन्यु ने इस सवाल के पीछे उनकी मंशा जानने की कोशिश की, पर उसमें कोई छुपा हुआ मतलब नजर नहीं आया। अभिमन्यु ने कहा, बढ़िया चल रही है सरपंच जी। तभी दशरथ ने अभिमन्यु को वारंट देते हुए कहा, ये रहा मेरा साइन किया हुआ वारंट। मैं तुम्हें अपने घर की और गांव के सभी घरों की तलाशी लेने की इजाज़त देता हूँ। बलराम ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। वो परेशान होता हुआ बोला, दशरथ जी क्या ये सब जरूरी है? हमने पहले ये सुरक्षा धागे बंधवाए हुए हैं और अगले 10 दिनों में हम फिर से बरगद के पेड़ को बांधने वाले हैं। इसलिए गांव के सारे घरों की तलाशी लेने की क्या जरूरत है, जब हम जानते हैं कि असली कातिल कौन है? सरपंच ने बलराम को शांत करते हुए कहा, रहने दो बलराम, पुलिस को अपना काम करने दो। आखिरकार उन्हें भी तो अपने ऊपर जवाब देना है। सरपंच ने मुड़कर मुस्कुराते हुए अभिमन्यु से कहा, इंस्पेक्टर अभिमन्यु, मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है, आप मेरे घर की तलाशी भी ले सकते हैं। अभिमन्यु ने फिर से सरपंच को देखा, मानो उनके लहजे से उनकी मंशा जानने की कोशिश कर रहा हो, पर सरपंच बेहद मासूम दिख रहे थे। अभिमन्यु और दीनदयाल दशरथ के घर में गए और अपनी पहली तलाशी शुरू कर दी। तभी दूर से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी, सरपंच जी। सभी ने मुड़कर देखा कि मोतीराम की बीवी दौड़ते हुए उनकी तरफ आ रही थी। वो हाँफते हुए सरपंच के पास आई। वो इतनी डरी हुई थी मानो उसने कोई भूत देख लिया हो। सरपंच ने उससे तुरंत पूछा, क्या हुआ? मोतीराम की बीवी हड़बड़ाहट में बोली, कल रात से मेरा मर्द घर नहीं आया है और मुझे डर है कि कहीं डायन ने उसे। बोलते बोलते वो रुक गई, लेकिन बात सबको समझ आ गई कि आखिर उसका इशारा किस तरफ है। ये सुनकर सब उसे हैरत से देखने लगे। मोतीराम की बीवी ने परेशान होकर कहा, वो कल रात 8:45 बजे निकला था और अभी तक वापस नहीं आया है। सरपंच मन ही मन सोचने लगी, ये कैसे हो सकता है? और फिर इस बार तो सबने सुरक्षा धागे भी बांधे हुए हैं। मोतीराम डायन का शिकार तो नहीं हुआ होगा। बात कुछ और ही है। मोतीराम की बीवी के आंसू नहीं थम रहे थे। उसने रोते हुए कहा, उसको बहुत फिक्र हो रही थी कि 25 साल पहले जो हुआ वो उसे परेशान करने फिर आ गया है, इसलिए हम लोग कल रात गांव छोड़कर जा रहे थे। ये सुनकर अभिमन्यु के कान खड़े हो गए। उसने तपाक से पूछा, अभी आपने कहा कि मोतीराम जी 25 साल पहले वाली बात को लेकर बहुत परेशान थे। क्या हुआ था 25 साल पहले? जैसे ही अभिमन्यु ने मोतीराम की बीवी से ये सवाल किया, सरपंच के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और वो उसे बड़े गौर से देखने लगा। मोतीराम की बीवी ने अभिमन्यु को बताया कि उसे वो कहानी नहीं पता, क्योंकि वो इस गांव की नहीं है, और मोतीराम ने भी उसे कभी कुछ नहीं बताया। वो सिर्फ इतना जानती है कि घर लौटने के बाद वो बहुत परेशान था और उसने कहा कि अब हमें यह गांव छोड़ देना चाहिए। लेकिन तभी उसने मोतीराम को याद दिलाया था कि उनकी बेटी के गौने के लिए रखे गहने और पैसे ले आए, जो उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे छिपा कर रखे थे, और तब का गया मोतीराम अब तक वापस नहीं आया था। ये कहकर मोतीराम की बीवी रोने लगी। दशरथ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, वो उसके पति को जरूर ढूंढ लेंगे। अभिमन्यु ने उससे पूछा, ऐसा क्या हो गया था कि मोतीराम जी ने अचानक गांव को छोड़ने के लिए कहा?
मोतीराम की बीवी बोली, वो सरपंच को मिलने गया था और जब वापस आया तो बहुत परेशान था क्योंकि। ये कहते कहते वो अचानक रुक गई। अभिमन्यु सोचने लगा वो बात करते करते रुक क्यों गई। तभी उसने देखा कि सरपंच उस औरत को चुप रहने के अंदाज से घूर रहे थे। अभिमन्यु ने उससे कहा, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, खुलकर हमें सब बताओ। मोतीराम की बीवी ने सहम कर अभिमन्यु से कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, बस आप जल्दी से मेरे पति को ढूंढिए। अभिमन्यु ने फिर सरपंच को घूरते हुए पूछा, आप ही बताइए कि 25 साल पहले क्या हुआ था, मैं आज सच जान कर ही रहूँगा। सरपंच बहुत नाराज और परेशान थे। उन्होंने अभिमन्यु को नज़रअंदाज करते हुए दशरथ से कहा, दशरथ जी, ये कोई कहानी सुनने का वक्त है। एक आदमी गायब हो गया है और इनको कहानी की पड़ी है, कुछ कीजिए दशरथ जी। अभिमन्यु सरपंच को अपने बारे में टीआई दशरथ से इस तरह कहते सुनकर बहुत गुस्सा हो गया। वो पलटकर जवाब देने ही जा रहा था कि तभी दशरथ ने उसे आगाह करते हुए देखा कि चुप रहना ही ठीक रहेगा। दशरथ सरपंच के लहजे से उनका मिजाज समझ गए और अभिमन्यु को जल्दी से मोतीराम की तलाश में लोगों को भेजने को कहा। सरपंच और बलराम मोतीराम की बीवी को वहां से लेकर चले गए। अब अभिमन्यु और दीनदयाल फौरन काम पर लग गए थे। अगले 2 घंटों में पुलिस के लोगों ने पुलिया के और पीपल के पेड़ के आसपास का पूरा इलाका छान मारा, पर मोतीराम का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ कुछ दूर पर मोतीराम की साइकिल मिली, जिसका पहिया पंचर हो चुका था। अभिमन्यु ने फिंगरप्रिंट्स चेक करवाने के लिए उस साइकिल को फॉरेंसिक के पास भिजवा दिया। अभिमन्यु ने अपनी टीम को गांव में हर जगह मोतीराम को ढूंढने में भेजा और इसी बीच उसने और दीनदयाल ने मिलकर गांव के आधे घरों की तलाशी भी ले ली थी, पर अब तक उन्हें वो खास लाल साड़ी या वैसी साड़ियों का ढेर किसी घर से नहीं मिला था। दीनदयाल ने अभिमन्यु से कहा, आज कुछ खास हाथ नहीं लगा सर जी, कहीं हम वक्त जाया तो नहीं कर रहे हैं। अभिमन्यु ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, दीनदयाल, रोम एक दिन में नहीं बना था। ये सुनकर दीनदयाल का सिर चकरा गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अभिमन्यु क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अभिमन्यु ने समझाते हुए कहा, किसी चीज़ को ठीक से करने में लंबा समय लगता है, इसलिए हमें इतनी जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए। आज कुछ नहीं मिला, क्या पता कल भी कुछ ना मिले या अचानक से कहीं से कुछ मिल जाए। ये सुनकर दीनदयाल की चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई थी। ऐसा लग रहा था कि अभिमन्यु की कही बात को समझने में उसे कई सदियां लग जाएंगी। वो था भी थोड़ा मंदबुद्धि। अभिमन्यु ने उसके कष्ट को समझते हुए कहा, चलो तुम्हें बढ़िया सी चाय पिलाता हूँ, तुम्हारा दिमाग भी थोड़ा खुलेगा। दीनदयाल ये सुनकर जोश में आ गया और बोला, सर, बबलू की चाय टपरी पर चलते हैं, सुना है बढ़िया अदरक इलायची की चाय मिलती है और काजू के बिस्किट भी। शाम के करीब 6 बजे अभिमन्यु ने अपनी बाइक के घर के बाहर रोकी। दीनदयाल को झटका लगा और देखा वो किसी के घर के पास रुके थे, न कि बबलू की चाय के पास। दीनदयाल ने हैरत से पूछा, सर जी, हम कहाँ आ गए? अभिमन्यु ने कहा, लाल सिंह के घर, आज की चाय उनके साथ पिएंगे। दीनदयाल का चाय का सुंदर सपना टूट गया और वो मायूस सा अभिमन्यु के पीछे चल पड़ा। घर के अंदर और बाहर छाया सन्नाटा देख ऐसा लग रहा था कि यहाँ कोई रहता ही नहीं। अभिमन्यु को ये बात अजीब लगी कि अंधेरा हो रहा था, पर घर में एक बत्ती भी नहीं जल रही थी। उसने मेन गेट पर हल्के से दस्तक दी। उसने कुछ पल इंतजार किया, पर किसी ने गेट नहीं खोला। अभिमन्यु ने गेट पर कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। दीनदयाल को भी ये बात अजीब लगी। उसने अभिमन्यु के पास आते हुए फुसफुसा कर कहा, सर जी, लगता है घर पर कोई नहीं है, चलिए वापस बबलू टी स्टॉल पर चलते हैं। अभिमन्यु ने उसे गुस्से से देखा और कहा, अभी भी तुम्हें चाय की पड़ी है, और तुम ही ने बताया था कि लाल सिंह ने घर से बाहर कदम नहीं रखा और खुद को कमरे में बंद कर लिया है, फिर उसका परिवार उसे छोड़कर कैसे जा सकता है? चलो घर के पिछवाड़े से चलते हैं। अभिमन्यु और दीनदयाल घर के पीछे की तरफ गए। वो उस तरफ जा ही रहे थे कि अचानक उन्हें कुछ दिखाई दिया और उन दोनों के पैर वहीं जम गए। उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। ऐसा क्या दिख गया उन्हें? क्या लाल सिंह घर में मौजूद है? क्या अभिमन्यु लाल सिंह के द्वारा कुछ जानकारी जुटा पाएगा? क्या हुआ मोतीराम के साथ? क्या उसे अभिमन्यु और उसकी टीम खोज पाएगी?
जाने अनजाने में कौन से खतरे की तरफ बढ़ रहा है अभिमन्यु, जानने के लिए देखे चकिया की डायन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।